नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। दोस्तों, कहते हैं कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और उसके लिए समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक उसी तरीके से अगर विश्व की बात करी जाए तो पूरा विश्व भी एक समाज है और हर देश के लिए इस वैश्विक समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस विश्व के कई देश है जो कई देश मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं ताकि वो सामाजिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे, वैज्ञानिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पर एक दूसरे देश की सहायता कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत जो है, भारत भी कई ग्रुप का सदस्य बना हुआ है। बिम्स्टेक भी उनमें से ही एक ग्रुप है। अभी हाल ही में थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो बिम्स्टेक के जो अन्य 6 देश है भारत समेत उनके साथ में चर्चा की। आखिर ये बिम्स्टेक ग्रुप क्या है और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की क्या कुछ भूमिका है, इनमें किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई और भारत के लिहाज से कितना कुछ महत्वपूर्ण है, इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ अरविंद पालावत जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चलिए अरविंद जी के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। अरविंद जी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिम्स्टेक शिखर जो सम्मेलन हुआ है थाईलैंड में, उसमें शिरकत की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर अन्य देशों के साथ मिलकर चर्चा की। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिम्स्टेक जो ग्रुप है ये क्या है और इसकी क्या कुछ वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए क्या कुछ मायने? जी बिल्कुल, देखिए यदि बिम्स्टेक की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बिम्स्टेक का इतिहास है वो हमें यहाँ पर समझना होगा कि आखिर बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक की जरूरत क्यों पड़ी और बिम्स्टेक जो है उसमें कौन कौन से देश है वो शामिल है। तो साल 1997 की बात है जब बिम्स्टेक जो है वो यहाँ पर बनाया गया। बिम्स्टेक जो है वो बाद में 2004 के अंदर वहां पर इसका जो परिवर्तित नाम है वो यहाँ पर आया। जब बिम्स्टेक बनाया गया तो बिम्स्टेक जो है वो 4 देशों की जो शब्द हैं, 4 देशों के जो अल्फाबेट्स हैं उनको मिलाकर के बनाया गया। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, भारत, वहीं पर एस से श्रीलंका और टी से थाईलैंड जो है वो देश इसमें शामिल किए गए और ईसी यानी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इन चारों देश का जो आर्थिक सहयोग जो है उसको लेकर के यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया और उसमें एक चर्चा होने लगी कि किस तरह से जो बंगाल की खाड़ी जो है उसका जो विकास है वो हो। देखिए, बंगाल की खाड़ी एक त्रिभुजाकार आकृति में है जहां पर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जो है उसकी कंट्रीज जो हैं उनके बीच में इस तरह की एक संरचना है जो एक और जहां भारत है, दूसरी ओर श्रीलंका है, म्यांमार जिसको पूर्व में बर्मा कहा जाता था वो है, अन्य जो देश है नेपाल, भूटान है। तो इन तमाम देशों के इन देशों की जो संरचना है वो भी, उनमें भी भौगोलिक समानताएं हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए इन 7 देशों की बात करी जाए तो सामाजिक समानताएं तो खैर है ही है, लेकिन भौगोलिक समानताएं भी इनको एक सूत्र में बांध के रखती है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए भौगोलिक संरचना इस तरह से एक सूत्र में बांधती है कि भारत के जो 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये जो 4 राज्य हैं, इनके साथ 2 अन्य राज्य जो हैं उनकी जो तटरेखा है वो बंगाल की खाड़ी से लगती है। इसी तरह जो अन्य देश है, श्रीलंका की बात करें, उसके राज्यों की जो तटरेखा है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। तो ऐसे में ये सब जब बंगाल की खाड़ी को एक सेतु बनाया जाएगा और सेतु बनाने से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, इन दोनों का विकास जो है वो तभी हो पाएगा जब वहां पर एक सेतु बनेगा, वहां बेहतर कनेक्टिविटी होगी, वहां पर इस तरह की जो स्थितियां हैं वो रहेंगी, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। तो इन तमाम जो देश हैं उनका जो विकास है वो वहां पर हो सकेगा और यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि बिम्स्टेक जो है वो यहां पर स्थापित किया गया। 2004 में बिम्स्टेक जो है उसका पहला शिखर सम्मेलन जो है वो यहां पर बैंकॉक में आयोजित हुआ और उसी में 2004 में ही ये जो बिम्स्टेक जो नाम है वो यहां पर सामने आया, जिसका मुख्य नाम जो फुल फॉर्म जो है वो भी उसमें परिवर्तित की गई और बंगाल की खाड़ी में जो ये बहुउद्देशीय इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, आर्थिक सहयोग और उसके साथ ही संपर्क जो है टेक्निकल किस तरह से मजबूत किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा है वो अब बिम्स्टेक के माध्यम से यहाँ पर हो रही है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण संगठन है, बनाया गया। बात करें हाल ही में जो 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो म्यांमार में अभी आयोजित हुआ है, आपको क्या लगता है ये किस तरीके से इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई? तो ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है 6ठा, ये अब तक के जो 5 शिखर सम्मेलन हुए उनसे किस तरीके से अलग है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए 2004 में पहला जो शिखर सम्मेलन है वो वहां पर आयोजित हुआ बैंकॉक में और उसके बाद में 5 अन्य जो शिखर सम्मेलन है अलग अलग देशों में सहयोगी जो कंट्रीज है उसके अंदर आयोजित हुए। और इस बार का बिम्स्टेक जो है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हुआ क्योंकि
देश जो है, तमाम जो देश है वो डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो बिम्स्टेक कंट्रीज किस तरह से डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ करके बंगाल की खाड़ी का जो विकास है वो यहां पर करे, संचार के माध्यम से किस तरह से बेटर जो कनेक्टिविटी है टेक्नोलॉजी की वो वहां पर मिल सके लोगों को, इसको लेकर के बातचीत है वो किया गया। साथ ही क्षेत्रीय विकास जो है वो कैसे हो सके, क्षेत्रीय विकास में सांस्कृतिक विकास है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है, इसके साथ ही पर्यटन की संभावना है, आर्थिक विकास है, वो किस तरह से वहां पर हो सके, इन तमाम चीजों को लेकर के जो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है वो इस छठे अधिवेशन में, छठे शिखर सम्मेलन में यहां पर हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा जो विजन है वो यहां पर तमाम जो देश हैं, सहयोगी देश है, उन्होंने देखा, ना केवल सहयोगी देश ने बल्कि विश्व के जो अन्य देश है उन्होंने भी देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका और इन तमाम देशों के सामने एक बड़ा जो विजन है वो अपना वहां पर रखा। और बड़ा विजन भी है। और इन सातों देशों की बात करी जाए तो जो भारत की स्थिति वो इनसे कई गुना ज्यादा बेहतर भी है। और इन सब के लीडर की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वर्चस्व है वो काफी अच्छा है, काफी बेहतर है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज वैश्विक नेता के रूप में ये कहा जा सकता है कि पूरे विश्व के जहां पर भी कोई समस्या आती है तो भारत की और उम्मीदों भरी निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी लीडरशिप है कि वो एक डिसीजन जो है वो वहां पर तत्काल लिया जा सकता है। और यही एक कारण है कि आप देखिए श्रीलंका ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार जो है, नागरिक पुरस्कार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। जब बिम्स्टेक के बाद में श्रीलंका पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अपना बड़ा विजन दिखाया, कई जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो वहां पर किए। बिम्स्टेक के माध्यम से एक डिजिटल युग में आने का एक मौका जो है वो तमाम देशों को उन्होंने दिया कि आप भारत की जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है उनसे आप जुड़िए और अपने आपके वहां के जो ट्रांजैक्शन है उसको कैशलेस कीजिए, अपनी इकोनॉमिक जो है उसको बेटर कीजिए। तमाम जो ट्रांजैक्शन है जब वो कैशलेस हो जाएंगे, डिजिटल होंगे, तो आप देखिए कि उस देश का आर्थिक विकास होगा। बिल्कुल, जब तमाम जो व्यापार है आर्थिक विकास भी होगा और सारी चीजें जो है ऑन रिकॉर्ड होगी। आप तत्काल उन चीजों को देख सकते हैं, आप तत्काल उस डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, उस डेटा को वेरिफिकेशन करना है आप वो कर सकते हैं। उस डेटा के माध्यम से आने वाले 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो आप देख सकते हैं। 10 साल पहले भारत किस गति से था और आज जब डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो आए हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शंस आए हैं, उसके बाद में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, उन तमाम चीजों को लेकर एक बड़ा विश्लेषण जो है वो यहां पर किया जा सकता है। तो उन चीजों के माध्यम से तौर पर बिल्कुल कोशिश जो है वो बिम्स्टेक कंट्रीज को के साथ भी की गई है। उनको एक मौका दिया गया है कि आप डिजिटल रूप से सशक्त बने, आप डिजिटल रूप से आगे आए और डिजिटल क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करें, ताकि ये कहा जा सकता है कि जब भारत के आसपास के तमाम जो देश हैं यदि वो विकसित होंगे तो उसका एक अलग जो नैरेटिव जो है वो यहां पर सेट होगा। और वो सेट करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, घर तो सशक्त होना ही चाहिए लेकिन पड़ोसी भी सशक्त हो तो बात ही कुछ और है। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि पूरा जो विश्व है वो भारत को उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहा है। पूरे विश्व की भारत उम्मीद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विदेश नीति जो हमारी है काफी सशक्त हो रही है। और यही कारण है कि भारत के तिरंगे को दिखाकर कहीं युद्ध से बच्चों को निकाला जाता है। भारत के बच्चे हैं उनके लिए वो काफी कुछ, जैसे यूक्रेन युद्ध में हमने देखा जी हाँ बिल्कुल, किस तरीके से जब पूरा विश्व 2-3 खेमों में बंट रहा था उस वक्त भारत के बच्चे जो हैं वो तिरंगे के साथ में सकुशल देश में वापस आए थे। ये एक विजन, ये नया भारत जो है वो यहाँ पर दिखता है और ये एक नया भारत, नई तस्वीर जो है और एक विश्व के सामने एक उम्मीदों भरी निगाहें जो है वो यहाँ भारत के लिए दिखती है। आज जब भी विश्व में आप देखिए कि यूक्रेन हो, अफगानिस्तान हो, कहीं पर भी जब कोई ऐसी समस्या आती है, वहां के लोगों के सामने जब समस्या आती है, श्रीलंका में जब आतंकी हमला 2019 में होता है, कोविड महामारी जब आती है, तमाम ऐसी बातें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर के एक बड़ा सहयोग जो है तमाम देशों का किया, उन देशों का किया जो कि कहीं ना कहीं उस वक्त बेहद भारी समस्या में जो थे वो देश थे। और उन देशों के साथ में भारत खड़ा हुआ और भारत ने एक ऐसे, उनको ये कहा जा सकता है कि भारत ने उनको एक इकोनॉमिक ग्रोथ देने का एक मौका है वो भी वहां पर उनको दिया कि आप इकोनॉमिक रूप से सशक्त बने। और बिम्स्टेक कंट्रीज जो हैं इनको भी एक भारत एक मौका जो है वो अपने माध्यम से वहां पर दे रहा है कि आप खुद को इकोनॉमिक रूप से सशक्त बनाए, ताकि जो बंगाल की खाड़ी में आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय विकास और संचार जो है वो वहां पर स्थापित किया जा सके। तमाम जो राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से लगते हुए उनका विकास और एक बेटर कनेक्टिविटी जो है, बंगाल की खाड़ी को एक सेतु बना करके दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्रीज जो है उसके बीच में एक व्यापार जो है, व्यापारिक मार्ग जो है वो खुल सकते हैं, नए आर्थिक जो रास्ते हैं वो खुल सकते हैं। सामाजिक रूप से उनकी जो व्यापार है वो वहां पर सामाजिक, ये कहा जा सकता है सतत विकास जो है वो वहां पर हो सकता है। सामाजिक रूप से जो ढांचा है वो वहां पर मतलब विकास की काफी संभावना है जिनको और तय करना अभी बात। जी, सामाजिक समानता तो है ही है लेकिन भौगोलिक
विविधता की बात करी जाए तो भौगोलिक समानताएं भी यहाँ देखने को मिलती है, ये भी सबसे बड़ा एक तरीके से अपना सकारात्मक पहलू है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भौगोलिक समानताएं जो है वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर होती है। और भौगोलिक समानता इसलिए है, देखिए, आप बंगाल की खाड़ी की यदि हम बात करते हैं, जिस बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द ये पूरा बिम्स्टेक और हमारी ये जो चर्चा है वो चल रही है, तो बंगाल की खाड़ी जो है उसके साथ में उसकी जो तटरेखाएं हैं वो इन सातों जो देश हैं इनके राज्यों की जो तटरेखाएं वो उनसे मैच होती है। तो वहां पर ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन तमाम राज्यों का जो विकास है वो वहां पर किस तरह से होता है। भौगोलिक समानताएं इन तमाम देशों के अंदर कुछ न कुछ है। भौगोलिक के साथ ही सांस्कृतिक समानताएं हैं, सांस्कृतिक के साथ ही आर्थिक समानताएं हैं, और इसी तरह से यदि हम बात करते हैं तो इन तमाम चीजों को लेकर के और ये कोशिश की जाती है कि आर्थिक, व्यापारिक और जो सांस्कृतिक समानताएं हैं इन तीनों को मिलाते हुए और सामाजिक रूप से यदि विकास जो है वो इन तमाम देशों का किया जाए तो पूरा जो बंगाल की खाड़ी, जिस क्षेत्रीय विकास की बात की जा रही है, जिस कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, जिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात की जाए, वो वहां पर पूरा होता हुआ नजर आता है। और उसमें भारत जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो यहां पर निभाता हुआ नजर आ रहा है। विकास जी, मैं एक चीज यहां पर और जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से 2014 के बाद से जब वे प्रधानमंत्री बने उसके बाद में अलग अलग जो देशों में शिखर सम्मेलन अलग अलग जिस तरह से आयोजित हुए हैं, चाहे वो बिम्स्टेक का हो, चाहे सार्क का हो, चाहे अन्य जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई है, उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री जाते हैं और प्रधानमंत्री अपनी ओर से जो विजन रखते हैं, यहां पर भी उन्होंने अपना 21 सूत्रीय जो विजन है वो यहां पर रखा। उसके अंदर कई ये बातें की गई कि किस तरह से जो तमाम देश हैं वो अपने आप को भारत के साथ जोड़ सकते हैं, भारत अपने आप को किस तरह से उन देशों के साथ जोड़ सकता है। अपनी इच्छाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री ने इस अधिवेशन के माध्यम से, इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से वहां पर रखी, और हर एक देश को एक खुला जो न्योता है, खुला आमंत्रण जो है वो भी यहां पर दिया गया कि आप व्यापारिक क्षमताएं यदि बढ़ाना चाहते हैं तो भारत में आइए, आप यदि सांस्कृतिक समानताएं चाहते हैं तो आप भारत से सीखिए। ये ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई विजन रखे गए। श्रीलंका में जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने वहां पर यह कहा कि आपके 700 से ज्यादा जो श्रमिक हैं उनको भारत ट्रेन करेगा। ये अपने आप में ये दिखाता है कि हम अपने पड़ोसी जो मुल्क हैं, हम अपने पड़ोसी देशों के साथ में ऐसा एक वातावरण चाहते हैं कि हम डेवलप होंगे लेकिन हमारे साथ आप भी डेवलप हो, हमारे साथ दूसरे देश भी डेवलप हो। हम ये चाहते हैं कि हम सामाजिक सद्भाव रखें, क्योंकि भारत की तो भावना ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भारत ओतप्रोत है। और भारत का हमेशा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उदारवादी नीतियों के साथ में आए। भारत की जो विदेश नीति है वो काफी मजबूत हुई है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि घर को तो बेहतर करना ही है, लेकिन घर अच्छे से बेहतर तभी हो सकता है जब हमारे पड़ोसी भी उसी हमारी स्थिति में ही उनका भी स्तर अच्छा हो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम जो है वो भारत की एक ऐसी नीति है, या ये कहा जा सकता है भारत की एक ऐसी सोच है जो आज केवल भारत तक सीमित नहीं रही है, बल्कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या ये कहूं कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उनको भी आज ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, सभी को साथ लेकर के चलना, सभी का साथ विकास होना, सभी का सामंजस्यपूर्वक रहना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हमें वैश्विक शांति जो है वो यहां पर चाहिए, यदि हमें वैश्विक उदारवाद की ओर आगे बढ़ना है, तो उसमें वसुधैव कुटुंबकम जो है वो अपने आप में भारत की एक ऐसी सोच भारत ने दी है। ये हमें गर्व करना चाहिए भारत को लेकर के कि एक वसुधैव कुटुंबकम की सोच के माध्यम से आज पूरा विश्व जो है वो भारत को उम्मीदों भरी निगाहों से देखता है। जब भी देखिए विकास जी, जब भी किसी राष्ट्र के सामने कोई आपत्ति आती है, कोई विपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो कहीं ना कहीं भारत की ओर ये एक सोचा जाता है कि भारत जो है, भारत का जो नेतृत्व है वो वहां पर जाकर के उनकी मदद करेगा। हाल ही में म्यांमार में जो भूकंप आया उसमें भी भारत सबसे पहले सहायता करने वाले देशों में आ गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, म्यांमार की तो बिल्कुल रिसेंट की स्थिति है, थाईलैंड की जिस तरह से स्थिति बनी, तो उसके बाद में भारत जो है वो लगातार अपनी तरफ से जो सहायताएं हैं वो दे रहा है। मैं बात करूंगा कोविड महामारी की, जब दुनिया भर के अलग अलग जो देश थे उनके पास जब दवाइयां नहीं थी, उस दौर में भारत ने अपनी ओर से दवाइयां दी। आप देखिए 2019 में जब आतंकी हमला होता है, हमारे सार्क देशों के तो कई सैटेलाइट भारत ने लॉन्च किए हैं, और आपने कोरोना का जिक्र किया तो सार्क में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मदद करी है सार्क कंट्रीज में तो उसमें भारत का नाम। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सार्क अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण जो संगठन है वो हुआ करता था। हालांकि पाकिस्तान के जिस तरह से जो कुछ हुआ घटनाक्रम, उसके बाद में अब सार्क की जो ये कहा जा सकता है कि उसकी जो लोकप्रियता है कम हुई है, और बिम्स्टेक जो है मौका मिला, आगे बढ़ा है।
तो ऐसे में जो हम बात कर रहे हैं कि ब्रिम्स्टेक के माध्यम से, या हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत किस तरह से दूसरे देशों के वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको आगे बढ़ाते हुए काम करता है। तो आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 2019 में श्रीलंका पर आतंकी हमला होता है, उस दौरान आगे कौन आता है? भारत। उसके बाद में श्रीलंका में जब कोविड महामारी पूरे विश्व में थी, श्रीलंका उससे अछूता नहीं था। श्रीलंका की हालत यह थी कि वहां पर दवाइयां तक नहीं थी। उस दौरान भारत ने अपनी ओर से जो दवाइयां हैं वो वहां पर भेजी, श्रीलंका के लोगों को मदद दी। उसके बाद में धीरे धीरे जब बढ़ा, और आज खुद प्रधानमंत्री इस बात पर संतोष जताते हैं कि श्रीलंका ने अपने आप को एक बेहतर आर्थिक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया है, एक ऐसी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया है कि आने वाले समय में जो श्रीलंका है वो अपने आप में एक डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक बेहद अच्छा जो काम है वो वहां पर करेगा। और इन तमाम चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री अपने जो साथी देश हैं उनके साथ में लगातार बातचीत करते हैं। और बांग्लादेश, क्योंकि देखिए बांग्लादेश का भी यदि हम जिक्र ना करें तो इस चर्चा कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी, ज्यादा अच्छी बिल्कुल। नहीं है। और आप यह भी देखिए कि ब्रिम्स्टेक जब हुआ तो बांग्लादेश में अभी तक राजनीतिक अस्थिरता है। तो ऐसे में बांग्लादेश जो है अब अपने अंतरिम सरकार के जो प्रतिनिधि जो है वो वहां पर शामिल हुए, जबकि होना यह चाहिए था कि बांग्लादेश के जो सर्वोच्च हैं वो वहां पर मौजूद रहते और वहां पर आकर के और एक चर्चा होती, एक प्लेटफॉर्म पर चर्चा होती, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को आने वाले समय में कई जो लाभ हैं वो वहां पर मिलते हैं। अन्य देश जो हैं वो भारत के माध्यम से लाभ उठा रहे हैं। अभी ब्रिम्स्टेक के माध्यम से एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको दें, का जिक्र किया, जो चाइना की जो पॉलिसी है वो लगातार विश्व में अस्थिरता पैदा कर रही है। और अगर एशियाई देशों की बात करी जाए तो चाइना से हर देश परेशान हो रहा है। चाहे चाइना की बात करें तो जो चाइना की चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिससे वो भारत और भारत के आसपास के क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रहा है या अपना जाल बिछा रहा है, तो उसके प्रभाव को रोकने के लिए बिम्स्टेक के जो देश है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए म्यांमार इसमें महत्वपूर्ण रोल जो है वो अपना अदा कर सकता है, श्रीलंका है, तमाम ऐसे देश हैं जो चाइना जो है वो लगातार, आप सही कह रहे हैं कि इस तरीके के अनाधिकृत प्रवेश की कोशिश करता है, लेकिन हमारी जो भारतीय सेना है वो वहां पर उन्हें नाकामयाब हर बार करती है। भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम, जो साहस जो है वो आज विश्व में अछूता नहीं है। पूरा विश्व जो है भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम और उसकी जो साहस है वो यहां पर जानता है। और चाइना जो है वो भली भांति जानता है कि यदि हम भारत की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो हमें 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन और देशों की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तो चाइना पूरा प्रभुत्व उन देशों पर जमाना चाहता है और उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये कोशिश हो सकती है कि भारत को कहीं ना कहीं प्रभावित किया जाए। क्योंकि देखिए चाइना जो है यदि डायरेक्ट बैटल जो है उसमें कभी भी भारत से मुकाबला नहीं कर सकता है। तो ऐसे में आसपास की जो कंट्रीज है उनके माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को कहीं ना कहीं एक परेशानी में लाने की एक जो कोशिश है वो उसकी रह सकती है, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं होगा। क्योंकि अन्य जो देश है ब्रिम्स्टेक की कंट्रीज की यदि हम बात करें, जो साथी देश जो हमारे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बिग बॉस के रूप में वे जानते हैं और ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके साथ में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन देशों के विकास की बात करें, उन देशों का विजन की बात रख रहे हैं, आप देखिए बांग्लादेश के विजन और बांग्लादेश के विकास की बात तक वो वहां पर कर रहे हैं जहां पर राजनीतिक अस्थिरता है। शेख हसीना के बाद में जब तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद में क्या हालात वहां पर बने, आज तक वहां पर राजनीतिक रूप से स्थिरता जो है वो नहीं है। फिर भी जब ब्रिम्स्टेक कंट्रीज में उनके प्रतिनिधि जब मौजूद रहे तो वहां पर भी उन्होंने बांग्लादेश को लेकर के बातचीत है वो यहां पर की, और तमाम जो कंट्रीज है उसको डिजिटल किस तरह से किया जाए वो मुख्य फोकस है वो प्रधानमंत्री का रहा। आज भारत डिजिटल में, ये कहा जा सकता है भारत में एक बड़ी जो क्रांति है वो यहां पर देखने को मिली है। अरविंद जी, किसी भी देश की अगर आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है उसको मजबूत करने के लिए वहां का जो व्यापार है वो वहां की एक तरीके से बैकबोन होता है। तो जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है थाईलैंड में, उसमें एक और बात आई कि ये जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है वैसा ही सम्मेलन बिम्स्टेक व्यापार सम्मेलन हो और हर साल हो। दूसरा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की जाए, इन देशों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाए, तो इससे कितना कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आप ये देखिए कि जब भी हम किसी भी विकसित राष्ट्र को देखते हैं तो उसकी जो जीडीपी में सबसे बड़ा जो योगदान है वो वहां के व्यापारों का रहता है। हर एक व्यक्ति का जीडीपी में देखिए बड़ा योगदान होता है। आपने ये देखा होगा कि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 2047 तक विकसित भारत जो है वो चाहिए जी। और प्रधानमंत्री का विजन है विकसित भारत के साथ में अब आसपास के जो हमारे राष्ट्र हैं वो भी विकसित हों, और उसको लेकर के उन्होंने एक अपना जो विजन है वो वहां पर रखा कि ब्रिम्स्टेक के माध्यम से जो हथकरघा जो उत्पाद है जी वो वहां पर एक उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। हस्तशिल्प जो है
वो उसको हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है वो वहां पर तैयार किया जाए ताकि व्यापारियों को एक बड़ी जो राहत है वो यहां पर मिले। एक उदारवादी जो नीति है वो भारत की हमेशा से रही है और बिम्स्टेक कंट्रीज के माध्यम से उन तमाम देशों का जो विकास है वो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में उनको होता हुआ नजर भी आ रहा है। और यही एक कारण है कि सभी जो सदस्य देश थे उन्होंने गंभीरता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुना, उनके विजन को सुना और उनका एक एक जो पहलू था उसको लेकर के उन्होंने जितनी चीजें जो उन्होंने बताई वो तमाम चीजें वहां पर सुनी और उसके बाद में एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भी सभी सहमत हुए हैं ताकि जो व्यापारिक जो सीमाएं हैं वो व्यापारिक सीमाओं से हट करके या राष्ट्र की सीमाओं से हट करके और व्यापार जो है, खुला व्यापार जो है वो इन देशों के बीच में हो सके, तो उससे एक बड़ा लाभ जो है वो यहां पर होगा। और भारत की हमेशा से इसी तरह की उदारवादी नीति देखी रही है। अभी श्रीलंका जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो आपको विकास जी एक और महत्वपूर्ण चीज कि जो लोन जो थे उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा निर्णय किया। श्रीलंका की वर्तमान की जो स्थितियां हैं उसको लेकर के उन्होंने देखा तो $100 बिलियन जो है वो जो लोन जो दिया गया था उसको उन्होंने ग्रांट में तब्दील कर दिया, अनुदान में तब्दील कर दिया। तो ये भारत की एक उदारवादी नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोच यहां पर नजर आती है। जी बिल्कुल, भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और लगातार कोशिश करी जा रही है और वो दिन दूर नहीं जब हम पूरे विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होंगी। तो जब 3री बड़ी अर्थव्यवस्था का जब हम सपना देख रहे हैं और उसकी तरफ काम कर रहे हैं तो इस तरह के जो सम्मेलन है इनमें जो आदान प्रदान होता है ये कितनी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा पा रहे हैं? जी हाँ, देखिए बिल्कुल भारत जो है वो जल्द ही, और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे। और 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ में जिस तरह से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिस तरह से हमने हमारे देश के तमाम संसाधनों को जुटाया है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और उसके माध्यम से जिस तरह से हमने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो रेट है वो जिस तरह से बढ़ रही है तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और तमाम जो देश हैं वो आज भारत को एक उम्मीदों भरी निगाहों से यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें जीडीपी का जो बहुत बड़ा जो योगदान है वो विकसित राष्ट्रों में रहता है। और विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रधानमंत्री का जो विजन है और जो भारत की जो लीडरशिप है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि तमाम लोगों को साथ लेकर के चला जाए ताकि भारत जो है जो 2047 तक हम बात कर रहे हैं कि एक विकसित राष्ट्र जो है वो बने। इसके साथ ही काफी पहले भारत जो है 3री विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अपने आप को तब्दील कर लेगा। ये महत्वपूर्ण चीज होने वाली है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरे विश्व को भारत से काफी उम्मीद है और पूरे विश्व की उम्मीद भी भारत बन चुका है। एक और जिक्र मैं करना चाहूंगा, जब बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं तो एक तरफ दक्षिणी एशिया की बात करें तो बंगाल की खाड़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, लेकिन वही नेपाल और भूटान की अगर हम नेपाल की बात कर रहे हैं तो जो हिमालय का जो क्षेत्र है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो बिम्स्टेक जो हिमालय का क्षेत्र है और दक्षिणी एशिया है, इनके बीच में जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको भी मजबूत कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, इकोसिस्टम भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इकोसिस्टम को लेकर के भी जो बातचीत है वो इन चीजों में यहाँ पर जो बिम्स्टेक जो शिखर सम्मेलन है उसमें भी हुआ है। बंगाल की खाड़ी का किस तरह से विकास हो, साथ ही हिंद महासागर को लेकर के भी जो चर्चा है वो यहाँ पर हुई, हिमालय को लेकर के जो चर्चा है वो यहाँ पर हुई है। और इन तमाम देशों के बीच में जो व्यापारिक स्थितियां हैं, आर्थिक स्थितियां हैं, सामाजिक स्थितियां, कनेक्टिविटी है, बेहतर किस तरह से हो सके, उन तमाम चीजों को लेकर के जो चर्चा है वो यहाँ पर हुई है। और उसमें जो निष्कर्ष हैं वो भी निकले हैं और उन निष्कर्षों के माध्यम से अब आने वाले समय में उस रोडमैप के आधार पर जो तमाम 7 सदस्य देश हैं वो यहाँ पर काम करेंगे और सकारात्मक जो परिणाम है वो इन देशों के सामने जल्द ही मिलेंगे। अरविंद जी, बिम्स्टेक अच्छा काम कर रहा है और लगातार किस तरीके से अपने जो सदस्य उनका आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे या फिर टेक्नोलॉजी के तौर पे किस तरीके से विकास किया जाए उसके लिए लगातार कार्य कर रहा है। लेकिन इनकी अगर चुनौतियों की बात करी जाए तो आपको क्या लगता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बिम्स्टेक के समक्ष क्या कुछ चुनौतियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज सब देशों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है जब हम डिजिटल की ओर आगे बढ़ते हैं तो साइबर क्राइम हमारे साथ साथ चल रहा है। और ये साइबर क्राइम जो है इसको लेकर के भी जो चर्चा है वो वहां पर हुई है। और साइबर क्राइम अपने आप में आज विश्व की सबसे बड़ी जो समस्या है वो बन गई है और इससे निपटना अपने आप में एक बेहद चुनौती उसको कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती जो है वो आज विश्व के सामने है। तो उसको लेकर के चर्चा जब है, क्योंकि जब आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो ये जाहिर सी चीज है कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर के भी ये साइबर सिक्योरिटी का जिक्र कर रहे हैं, ये किसी भी राज्य की या किसी भी देश की नहीं, पूरी वैश्विक तौर पे साइबर अपराध इतनी संख्या में हो रहे हैं कि मतलब जो रिकॉर्ड है वो लगातार टूटते जा रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रोज नए नए और नई नई टेक्नोलॉजी से आप समझ भी नहीं पाएंगे, और साइबर अपराधी जो है वो उस तरीके पे आकर के और अपराध कर देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ में आप एक पीड़ित हैं वो बन चुके हैं। आपको जिस तरह से एआई के माध्यम से अब वॉइस चेंज करके और जिस तरह से अपराध की दुनिया में जो साइबर अपराधी जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक चुनौती इसको हम कह सकते हैं। और ये चुनौती इसलिए भी है क्योंकि जब हम डिजिटल में आगे बढ़ेंगे तो साइबर सिक्योरिटी हमें बहुत ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि हम साइबर अपराधियों पर शिकंजा कस सके और पूरे विश्व के सामने ये समस्या है, केवल भारत के लिए नहीं। हालांकि भारत में तो बहुत अच्छा जो काम है वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के हो रहा है। आप देखिए कि एजेंसीज जो है उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, और आज विश्व के अन्य देशों की जो एजेंसीज हैं वो भी भारत से साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग जो है वो यहां पर ले रही है। और यही एक कोशिश है कि एक जो मैकेनिज्म जो है वो हमने यहां पर एक मैकेनिज्म डेवलप कर दिया है। और आप देखिए, आज हमारे यहां पर कोई साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी जब होती है तो उसके बाद में एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया, उसमें आरबीआई भी है, उसमें आपकी स्टेट पुलिस भी है, उसके अंदर बैंक्स भी हैं, उसके अंदर तमाम एजेंसी ऐसी हैं कि आपका पैसा जल्दी से जल्दी जमाना था जब भारत को टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता था। आज दूसरे देश जो है वो भारत पे डिपेंड है। तो आप ये देखिए, भारत की तस्वीर है ये। बिल्कुल डिपेंड नहीं। आप ये देखिए कि वो भारत में आकर साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और ब्रिम्स्टेक कंट्रीज जो है उसको तो कहीं ना कहीं भारत अपने आप में सहेजे हुए है। उन तमाम देशों को जो भी सहायता है वो देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर क्या कह रहे हैं, आपके 700 जो अतिरिक्त कार्मिक है उनको हम ट्रेनिंग देंगे, आपको हम इतनी रिलीफ देंगे। तमाम चीजें जो है वो उन्होंने वहां पर सामने रखी है। जी, कुल मिलाकर भारत सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। न सिर्फ खुद का विकास कर रहा है बल्कि आसपास के जो पड़ोसी देश है उनको भी साथ लेकर चल रहा है। उनका भी विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारत के लिए भारत का विकास महत्वपूर्ण है। अरविंद जी, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतने अच्छे से विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।